Hello, friends. Welcome to Unacademy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and today I will be initiating a small series of landmark Supreme Court cases with various permutation. देखो हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं, सर सिंस आई एम अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर, तो सर आप लैंडमार्क जजमेंट्स बताओ। तो मैं जब लैंडमार्क जजमेंट्स बताओ भी तो होता हूँ ना, तो बहुत सारे लोगों को थोड़ा शुरू के समझ में आ जाते हैं, and then they start getting confused, okay, because obviously you are not appearing in the courts every day and most of you are not lawyers. तो मैंने क्या सोचा है, I have सब कैटेगराइज द लैंडमार्क जजमेंट्स ताकि आपको रेलेवेंट टॉपिक का लैंडमार्क जजमेंट मिल जाए। ओके, सो फॉर एग्जांपल आज हम करेंगे लैंडमार्क जजमेंट्स विच रीडिफाइंड द वर्ड लॉ। ओके, अब यही तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये लैंडमार्क जजमेंट्स विद लॉ है, ये विद रिलेट्स टू राइट्स है, ये विद रिलेट्स टू पार्लियामेंट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट विल बिकम इजी फॉर यू टू रिमेंबर। एट द एंड ऑफ दिस सीरीज तुम छोटे मोटे कोर्ट केसेस तो कर ही लोगे। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? मे बी नॉट सुप्रीम कोर्ट, बट एट द एंड ऑफ दिस मैं इतना तो प्रॉमिस करता हूं, छोटे मोटे तो कोर्ट केसेस खुद ही हैंडल कर लोगे। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस जर्नी, ब्यूटिफुल जर्नी। दिस इज द सेकेंड पार्ट दैट आई वॉन्ट टू डील विद यू। दिस इज द प्लस प्लेटफॉर्म माई फ्रेंड, जो मुझे आपको इंट्रोड्यूस करना है। बहुत सिंपल है प्लस प्लेटफॉर्म, पहले आप लोग समझ लो एंड देन स्टार्ट डिस्कसिंग वेदर यू वांट टू जॉइन इट और नॉट। ओके, प्लस प्लेटफॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल एजुकेटर्स। ये सारे एजुकेटर्स ने अपने अपने सब्जेक्ट्स के प्लस कोर्सेज बनाए। मेरा इस पर कोर्स होगा पॉलिटी से रिलेटेड, ऐसे इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स होंगे, आईएएस ऑफिसर से लेकर पीएचडी प्रोफेसर भी इस पर अपना अपना प्लस कोर्सेज बनाते हैं। जब आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, जो मैं अभी तुम्हें अमाउंट बताऊंगा, 31,500 में पूरे साल का तुम्हें कोर्स मिल जाएगा। वो सिर्फ पॉलिटी का नहीं है, सिर्फ पॉलिटी का नहीं है, उसमें तुम्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एथिक्स, साइंस, टेक्स, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक, मेंस से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल चाहिए तुम्हें, वो सारे अवेलेबल हो जाते हैं, सारे के सारे विद इन दिस 31,500 अलोंग विद अ वेरी नाइसली क्रिएटेड टेस्ट सीरीज। तुम समझ सकते हो सब कुछ, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, मेंस, हिंदी, इंग्लिश, कम्युनिकेशन से सब कुछ तुम्हें एक साथ अवेलेबल हो जाएगा। 1-to-1 टीचर स्टूडेंट डिस्कशन अलाउड है, डाउट सेशंस अलाउड है, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू इन दिस प्राइस। ये मेरा कोर्स है, कोर्स ऑन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पॉलिटी, जो ऑलरेडी लॉन्च हो गया है और ऐसे लॉन्च होते जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाबा तुम्हारी ट्रेन मिस हो गई है। ओके, तुम जिसको ज्वाइन करो उतना टाइम वेस्ट मत करो, ऐसे कोर्सेज होते चले जाएंगे। आई विल कीप अपडेटिंग, इट्स अ 24/7 जर्नी। ओके, और मैं सालों साल यहीं पर ही होऊंगा, डोंट वरी ऑन दिस। ओके, तुम्हारा कोर्स होता जाएगा। ज्वाइन द कोर्स नाउ। मनी, यस, द एंटायर कोर्स विल बी अवेलेबल टू यू एट 35,000। सर आप तो बोल रहे थे 31,500। हाँ, उसके लिए तुम्हें कोड यूज करना है SIDLIVE, सिड लाइव यूज करो मेरा कोड, प्रेस द अप्लाई बटन, तुम्हें उसी टाइम 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसी तरह से 2 ईयर कोर्स, अगर तुम कॉलेज में अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, कि 2 ईयर कोर्स है, टेक दिस कोर्स 56,000 में सारे सब्जेक्ट्स, सारे टेस्ट सीरीज एक साथ। नाउ use this code SIDLIVE, SIDLIVE, my code, press the apply button. 1 year का code will be available for 31,500 and 2 year का course will be applicable, you will be getting for 50,400. 2 साल या 1 साल, choice is yours, but take it. It is very powerful, very economical, very effective. नेगेटिव बातों में मत सोचो, नेगेटिव कमेंटर्स की बात मत करो, अपना पॉइंट सोचो, अपना करियर है, ये तुम्हारी जिंदगी है। टेक अ शॉट, वेरी इकोनॉमिकल, लेट्स डू फर्स्ट केस। माय फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा अगर इफ इट इज नॉट टू मच ऑफ अ ट्रबल तो छोटे मोटे तुम जॉट डाउन पॉइंट्स भी कर सकते हो, बिकॉज जब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा यू विल बिकम वेरी पावरफुल इन दिस। ओके, और तुम अच्छे से आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हो, बट ये तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत क्रूशल है। पहला केस जो मैं डील कर रहा हूं वो है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। ये केस है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब मद्रास 1950, सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू हुआ। पहले मैं तुम्हें इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। AK गोपालन जो जनाब थे, मुझे मालूम नहीं तुम्हें मालूम है इनकी, देयर इज अ
सीपीएम, द सेंट्रल पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, इनके हेडक्वार्टर्स का नाम आज भी AK गोपालन पे, ओके। तो हुआ था उस जमाने में, ही बीइंग अ कम्युनिस्ट लीडर, अब ध्यान से सुनो, ओके, 5 मिनट्स के पैकेट्स होंगे, बिल्कुल ध्यान से समझ लो। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे और हमें ऐसा, हमारी गवर्नमेंट को उस टाइम लगा कि ही इज अ थ्रेट टू द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के ये थ्रेट लग रहे थे, तो हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ 1950, क्या मैंने बोला, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 में के तहत इनको डिटेन कर लिया, हाउस अरेस्ट जिसको बोलते हैं, ओके, हमने डिटेन कर लिया। नहीं समझ में आया तो मेरा आर्टिकल 21 वाला वीडियो देखना, उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है वो एक्सेप्शन है, ओके। एक्सेप्शन किस चीज का है, आर्टिकल 22 का, जिसमें तुम्हें याद होगा आर्बिट्ररी अरेस्ट अलाउड नहीं है। देखो अब तुम्हें इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, तुम्हें सुप्रीम कोर्ट की बातें पता चल रही हैं तो तुम्हें बहुत सारे मैचिंग होंगे। आर्बिट्ररी अरेस्ट से जो प्रोटेक्शन है वो आर्टिकल 22 में दी हुई है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन उसकी एक्सेप्शन है कि मैं प्रिवेंटिव डिटेन कर लेता हूं। अब इसका क्या मतलब है सर, देखो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें नर्सरी टाइप समझा देता हूं। आमतौर पे क्या होता है, ऑफेंस होता है, उसके बाद अरेस्ट होता है। तुम पहले कोई गुनाह करते हो फिर तुम्हें अरेस्ट करते हैं, करेक्ट। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि मुझे शक है कि ये मेरी सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी का खतरा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इन जनाब को, मिस्टर AK गोपालन को हमारी सरकार ने प्रिवेंटिव डिटेन कर लिया, तो इन्होंने एक पिटिशन मूव की, उसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस, और सब लोग बोलते हैं हाबीस कॉर्पस, जो मर्जी है। आर्टिकल 32 में ये रिट पिटिशन होती है। देखो तुम्हें कितना कुछ एक साथ क्विकली पढ़ना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लिए बहुत सारा होता है। हाबीस कॉर्पस इज अ रिट पिटिशन जो तब कर दी जाती है जब तुम्हारी पर्सनल लिबर्टी ले ली जाती है विदाउट फॉलोइंग व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है यू कैन नॉट टेक अवे पर्सनल लिबर्टी विदाउट फॉलोइंग, वर्ड बोलो, सब लोग बोलो जहां बैठे हुए, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये जनाब AK गोपालन साहब गए और इन्होंने बोला कि सर ये तो बड़ी गड़बड़ है यार, इन बेचारे मिस्टर AK गोपालन साहब को तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में कर लिया, तो हाबीस कॉर्पस जो है वो हाबीस कॉर्पस में तुम इसको रिलीज करो, वरना इनकी आर्टिकल 21 वायोलेशन है, आर्टिकल 22 वायोलेशन है। बाद में बोला कि आर्टिकल 13 जो फंडामेंटल राइट है वो वायोलेशन है, जो आर्टिकल 19 है फ्रीडम वो भी वायोलेशन है, तो माय लॉर्ड इनको रिलीज करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने AK गोपालन केस में बोला क्या, ध्यान से सुनो, ये बात ग्राउंड समझ में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो भाई, लाइन पूरी पढ़ना सीखो। लाइन थी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो भाई लॉ है ना, लॉ क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्या उसका लॉ का प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है? तो हमने बोला हाँ है, हुआ है माय लॉर्ड, लेकिन ये लॉ ही थोड़ा सा अजीब सा है। सुप्रीम कोर्ट वाला रुक जाओ, डोंट से एनीथिंग एल्स, वी आर only going to be worried about procedure established by law। हम इसके आगे नहीं सोचेंगे, और क्योंकि ये लॉ बना दिया गया है तुम्हें ये लॉ फॉलो करना पड़ेगा। ये 1950 में था माय फ्रेंड्स। अगर तुम लोग मेरे साथ थोड़ा टाइम कंटिन्यू कर रहे हो तो तुम्हें मैं बाद में रियलाइज करा दूंगा कि यार अब सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं बात करता। This was a very narrow view of Article 21, बहुत नैरोली देखा गया। अब हम बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं चीजों को बहुत बड़ा दिल खोल के बोला कि नहीं यार ऐसे नहीं करना है, ओके। लॉ इटसेल्फ शुड बी फेयर, लॉ इट शुड बी रीजनेबल। लेकिन AK गोपालन केस में उन्होंने क्या बोला, सिर्फ ये देखो कि प्रोसीजर फॉलो हो रहा है या नहीं। सो AK गोपालन केस वाज द बिगिनिंग जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी नैरो इंटरप्रिटेशन की थी ऑफ आर्टिकल 21। ये सबको समझ में आया? तो कहीं पर जब बैठे हुए वहां पर एक लाइन लिख लो, दैट AK गोपालन केस वाज अ चैलेंज, बट AK गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट मेड अ वेरी नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। उन्होंने क्या बोला, भाई हम सिर्फ ये देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ।
और कुछ नहीं कर सकते ना, तो मेरा वीडियो देखते टाइम आर्टिकल 21 वायोलेशन, आर्टिकल 21 मेमोराइज कर लो, तुम्हें बहुत काम आएगा। कल मुझे थैंक यू का कार्ड भेजोगे तुम। आर्टिकल 21 सेज नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी कब जाती है? जब तुम अरेस्ट होते हो, जब तुम्हें पनिशमेंट होती है, जब तुम्हें किडनैप कर लिया है। एक्सेप्ट बाय, और ये रट लो ये वर्ड, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई हम सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ देखेंगे, हम ये देखेंगे ही नहीं। भाई ये क्या है? ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो हमने चैलेंज किया था। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हम लॉ को भी परखते हैं। भाई ये लॉ रीजनेबल है कि लॉ खुद ही अनरीजनेबल है, अनजस्टिफाइड है, अनफेयर है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सब हमारे पास मत लाया करो, ये ड्यू प्रोसेस और लॉ वगैरह, ये अमेरिका में होता है। कहां होता है? ये अमेरिका में होता है। इंडिया में क्या होता है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो रिमेंबर दिस, लिख लो कहीं पर, ओके। AK गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली मना किया था, हम ये नहीं करेंगे। हम क्या नहीं करेंगे? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हम लॉ को नहीं चेक करेंगे, हम सिर्फ प्रोसीजर को चेक करेंगे। नंबर 1 सबको समझ में आना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हुआ था AK गोपालन केस में। उन्होंने बोला था वी विल ओनली इंटरप्रेट द वर्ड्स प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। पिक्चर क्लियर? नंबर 1 जजमेंट। नंबर 2 सेकेंड केस, ये अपने आप में हिंदुस्तान का इतिहास चेंज कर दिया इस जजमेंट ने। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। डिस्प्यूट क्या था? डिस्प्यूट बहुत सिंपल था, ठीक है। अगर तुम्हें ज्यादा नहीं समझ आ रहा तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का, उसको जाके एक बार पढ़ लेना, ओके, फॉर दोज ऑफ यू जो बिल्कुल अनअवेयर है। ध्यान से सुनो, लैंग्वेज सुनो आर्टिकल 13 की। ये आई होप तुम्हें मालूम है, ये तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल है। इट इज कमिंग फ्रॉम पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। It says state shall not make any, मैं एक मिनट रुक जाऊं, इसको बनाने दो मुझे, any law which, ध्यान से देखो, takes away or abridges the rights conferred by this part। इसको नॉर्मल हिंदी भाषा में it takes away your fundamental rights। so मैं फिर से बोल रहा हूं, state shall not make any law which takes away fundamental rights and any law, एक मिनट रुक जाओ यार, फिर से law made in contravention of this law, मतलब अगर तो स्टेट ने ऐसा कोई लॉ बनाया तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। सिंपल है, मुश्किल तो कुछ नहीं। तो मैंने क्या बोला है, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। तो आर्टिकल 13 बोलता है स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करेगा, और ऐसा कोई लॉ बनाया तो उसको हम डिक्लेयर कर देंगे नल एंड वॉइड। पिक्चर क्लियर? 100 बातों की ये बात है, ओके। इससे सिंपल लैंग्वेज नहीं यूज की सकती। अब थोड़ी देर आगे जाया तो आई वेंट टू पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आई रेड आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 में अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट है। अमेंडिंग क्या होता है? चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया गया है कि उनसे बोला है ओनली द पार्लियामेंट कैन अमेंड, ओनली द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, क्या बोल दिया सर? हाँ, तुम सुने नहीं, मैंने क्या बोला? ओनली द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट। अभी तो तुम बोल रहे थे यू कैन नॉट चेंज दिस लॉ। अभी सर आपने बोला यू कैन नॉट टच पार्ट 3। अभी आपने बोलो आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी लॉ। ये चक्कर क्या है? विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13 से तुम मुझे अमेंड नहीं कर सकते, एंड आर्टिकल 368 इज गिविंग दिस पावर टू द पार्लियामेंट कि भाई यू कैन अमेंड एनी पार्ट। डू यू रियलाइज देयर इज अ वॉर? 13 और 368 के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। समझ में आया है? विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ये बड़ी मेजर जंग है। 13 बोलता है तुम मुझे टच नहीं कर सकते, 368 बोल सकता है आई हैव अनलिमिटेड पावर। दिस मैटर बिकेम अचानक अ फायर स्टॉर्म जब नेहरू जी ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1950 पास किया गया, 1950-51, तो नेहरू जी ने आर्टिकल 31 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट था, जिसका नाम था कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं इसको?
कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, मेरा वो वीडियो देख लो, तुम्हारा बड़ा भला होगा अगर तुम लोग पढ़ने का मूड है तो। इफ यू वांट टू पास दिस एग्जाम प्लीज वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाला वीडियो है, उसको वॉच करो। ओके, सर्च इट इन योर विंडोज एंड यूल गेट इट। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 था, तो मैं थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो ये फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 है। नाउ नेहरू जी को इंडिया में लैंड एक्वायर करना था। क्या एक्वायर करना था? लैंड एक्वायर करना था। ज्यादातर लैंड उस टाइम जमींदारी के पास था, तो नेहरू जी ने इसको अमेंड किया। इसको अमेंड किया, यस, बाय मेकिंग आर्टिकल 31A, 31B और एक शेड्यूल ऐड किया जिसको बोलते हैं 9th शेड्यूल। इसके बारे में उस वीडियो में बहुत डिटेल में। जैसे ये हुआ ना, हम चढ़ गए कि भाई ये कैसे कर सकते हो, यू कैन नॉट टच माई फंडामेंटल राइट एंड यू आर वायोलेटिंग आर्टिकल 13। और हम चले गए सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करने, एंड दैट केस वो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कैसी बातें करते हो यार तुम लोग, जो लॉ शब्द यूज किया है आर्टिकल 13 में, ओके, जो लॉ वर्ड आर्टिकल 13 में, ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है ना, ये नॉर्मल रूल्स और रेगुलेशंस है जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से पार्लियामेंट बनाता है। जो आमतौर पे लॉ बनते हैं ना, जैसे बिल्स पास हो जाते हैं, एक्ट पास हो जाते हैं, मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल एटसेट्रा एटसेट्रा, ये वो है। ये वो नहीं है जिनको आप अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। पता नहीं तुम इतना इतना हिस्ट्री समझते हो या हैव यू रेड इन दैट डिटेल, या जहां से पढ़े हो या तुमने सेल्फ स्टडी किया है। तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया मैं दे देता हूं। ये जो तुम्हारा पार्लियामेंट था ना माय फ्रेंड्स, नेहरू जी वाला, वो ही थोड़े दिन पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था। मुझे मालूम नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को बना, और तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मैंने वर्ड क्या यूज किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वर्ड सुनो ध्यान से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाना। 15 अगस्त 1947 को इंडिया हो गया आजाद, लेकिन हमारे पास पार्लियामेंट तो था नहीं, क्यों, इलेक्शन तो हुआ नहीं था। तो हमने क्या किया, इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डबल रोल दे दिया कि सर आप ऐसे करो, थोड़े दिन कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने का काम करो, तब तुम एक्ट करो एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और थोड़े दिन प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम खत्म हो गया, उसको हमने एडजर्न कर दिया परमानेंटली, और पार्लियामेंट कंटिन्यू हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब दो बात है, यही पार्लियामेंट थोड़ी देर पहले कॉन्स्टिट्यूएंट पावर यूज कर रहा था। क्या यूज कर रहा था? कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। और आज तुम्हारा पार्लियामेंट क्या करता है? ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर करता है। समझ में आया? नाउ द सिचुएशन हियर इज कि इस केस में, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई तुमसे मिस्टेक हो रही है। ये जो लॉ है ना आर्टिकल 13 में, जो कि आर्टिकल 368 को तुम्हें लग रहा है कि आर्टिकल 368 उसको टच नहीं कर सकता, ये वो लॉ है, ये वो लॉ है जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस में है। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अलग लॉ है, ये अलग लॉ है, वो अलग लॉ है। Are you understanding this part? Have you understood? So Supreme Court said, therefore, Article 13 cannot stop the amending power of Article 368. Are you understanding? What is that saying? That 368 can be used to take away your fundamental rights also. ये था शंकरी प्रसाद केस 1951 में। पार्लियामेंट में लॉटरी लग गई, वाह यार क्या जजमेंट दी है, वॉस ऑसम, अब हम 368 यूज करके जो मर्जी लॉ को हम अमेंड करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। 1964 में जो शंकरी प्रसाद का केस था वो रिपीट हुआ। ऐसा ही एक और केस बना सज्जन सिंह, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, एक और केस बना 1964 में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार तुम ना अननेसेसरली कंफ्यूज हो रहे हो, आर्टिकल 368 कैन अमेंड आर्टिकल 13। तो अभी तक दो केसेस हुए। कौन कौन से केस हुए अपने वहां पर ही बोलो। वन इज शंकरी प्रसाद, वन इज सज्जन सिंह। दोनों ही केस में हमने बोला 368 कैन बी यूज्ड टू अमेंड आर्टिकल 13। लेकिन फिर आया वो केस जिसने दुनिया बदल दी, और वो केस था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 सॉरी
गोलकनाथ वाज द स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में फर्स्ट, फोर्थ एंड 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया। ये भी ऐसी अमेंडमेंट थी जिन्होंने आर्टिकल 13 को टच कर दिया था। मतलब किसको टच कर दिया था? फंडामेंटल राइट्स को। 11 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बेंच बैठा था, 11 जज। उस टाइम का ये रिकॉर्ड था, उस टाइम तक का हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस एक साथ बैठे थे। और 6-5 स्प्लिट डिसीजन हुआ, 6 इन द फेवर 5 अगेंस्ट, उसको बोलते हैं स्प्लिट डिसीजन। जो 6 होते हैं उसको मेजॉरिटी जजमेंट बोलते हैं, और जो 5 होते हैं उसको डिसेंटिंग जजमेंट बोलते हैं। और उसमें वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने रिवर्स कर दिए अर्लियर डिसीजंस, उन्होंने रिवर्स कर लिया अर्लियर डिसीजन, और उन्होंने ये बात बोला कि अगर तुम्हें याद है प्रीवियस जजमेंट्स में उन्होंने क्या बोला था कि द सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 जजमेंट्स में क्या बोला था, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में, कि द पार्लियामेंट कैन टच फंडामेंटल राइट्स। यस, गोलकनाथ ने बोला पार्लियामेंट सब कुछ कर सकता है, इट हैज नो पावर टू curtail फंडामेंटल राइट्स। वाओ, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैज हैपेंड? पहली बार 13 को स्ट्रॉन्गर माना गया एज 368। और गोलकनाथ जजमेंट ने बोला जो ये शब्द लॉ है ना, ये दोनों लॉ है, ऑर्डिनरी लॉ भी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये सारी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स लॉ को डिफाइन कर रही है। शंकरी प्रसाद जजमेंट में क्या बोला गया कि ये लॉ जब आर्टिकल 13 में यूज हुआ है, ये ऑर्डिनरी लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गोलकनाथ ने बोला नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, वी आर रिवर्सिंग द ऑब्जर्वेशन, दिस इज नॉट करेक्ट, इट इज दोनों लॉ एक ही बात है, इट इज द सेम थिंग। सो गोलकनाथ चेंज हो गए। नाउ द गोलकनाथ जजमेंट में बोला देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। इसका मतलब क्या? आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन पावर एंड प्रोसीजर। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, इट डज नॉट कंटेन पावर एंड प्रोसीजर। आर्टिकल 368 ओनली एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर। मेरी बात समझ में आई? यहां पर वर्ड क्या था देखो, तुम अगर चैंपियंस हो तो तुम्हें वर्ड समझ में आ जाएगा। यहां वर्ड क्या यूज हो रहा था? कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। तो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ जजमेंट में बोला कि माय डियर फ्रेंड्स, डियर पार्लियामेंट, आर्टिकल 368 केवल पावर नहीं दे रहा है, आर्टिकल 368 केवल पावर को यूज करने का प्रोसीजर दे रहा है। वो जो पावर है ना, वो तो एंट्री 97 में दिया हुआ है। तो तुम अननेसेसरली नॉट टाइम पास करो कि 368 और 13 के बीच में कोई जंग हो रही है, कुछ नहीं है। यू कैन नॉट टच फंडामेंटल राइट्स। जब गोलकनाथ जजमेंट आया ना, धमाका हो गया, स्पेशली धमाका हो गया बिकॉज उस टाइम पर हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, अ वेरी स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड मिसेस इंदिरा गांधी। उनको बड़ा बुरा लगा, उनको लगा यार मुझे ही तो इलेक्ट करके भेजा है जनता ने, आई हैव गॉट द मैंडेट ऑफ द पीपल, एंड सिंस आई हैव गॉट द मैंडेट ऑफ द पीपल, मेरे को सब कुछ आजादी होनी चाहिए, ये क्या तुम डिसाइड कर जा रहे हो? तो शी वेंट वेरी एंग्री एंड शी पास दिस अमेंडमेंट। दिस अमेंडमेंट वाज द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने आर्टिकल 13 को अमेंड कर दिया। बोला बहुत हो गई लड़ाई आर्टिकल 13 और 368 की, भाई ऐसा करो आर्टिकल 13 को अमेंड कर दिया। और उन्होंने लिखा कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स नो इफेक्ट, ओके, नथिंग गिवन in article 13, nothing in article 13 will affect article 368। भाई खत्म करो ये लड़ाई झगड़ा। तुम्हें सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी लग रहा था ना आर्टिकल 13 ज्यादा स्ट्रांग है, मैंने उसको हटा दिया, आई एम रिमूविंग दिस। आर्टिकल 13 में जो कुछ भी तुम्हें लग रहा था ना कि वो लॉ है, ऑर्डिनरी लॉ है, जो तुम्हें लग रहा था फलाना ढिमकाना, आई डोंट केयर, नथिंग इन आर्टिकल 13 इज गोइंग टू अफेक्ट आर्टिकल 368। इन अदर वर्ड्स, Article 368 becomes unlimited. In other words, Parliament becomes unlimited. In other words, goodbye democracy. अब बनेगा Parliament with dictatorial powers. Are you understanding? So bye bye dear democracy. ये खत्म हो गई डेमोक्रेसी, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, अब ये डिक्टेटरशिप चलेगी बिकॉज 368 कुछ भी कर सकता है, पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास कर सकता है। तुम्हें मालूम है दिस वॉज अ
डेथ शॉट एट डेमोक्रेसी, दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। एंड फिर बचाने आए ये केस, दिस इज केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। जिस दिन इसकी जजमेंट आई थी ना माय फ्रेंड्स, वो दिन था 24 अप्रैल 1973। बड़ा शुभ दिन था। एक तो उस दिन हमारा केशवानंदा भारती जजमेंट आ गई और उसको हमारी डेमोक्रेसी बच गई, और दूसरा अगर तुम्हें मालूम है तो सचिन तेंदुलकर पैदा हो गए, तो वो भी बड़ा जरूरी था एक्चुअली। तो ओके, वो ही बर्थडे है इनका। नाउ आइदर वेज, इन्होंने केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 13 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच बैठे थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस सीकरी इसमें वाज द हेड, एंड बाय अ 7-6 रेशो, स्प्लिट डिसीजन आया, और केशवानंदा भारती ने बोला अब सुनो, थोड़ा इंटेलिजेंट है भाई फ्रेंड्स, यू आर अंडरस्टैंडिंग। केशवानंदा भारती ने बोला कि डेमोक्रेसी में कुछ भी अनलिमिटेड नहीं होता। क्या नहीं होता? अनलिमिटेड नहीं होता। और तुमने अभी अभी 24th अमेंडमेंट से किसको अनलिमिटेड बना दिया? आर्टिकल 368 को। तो हमने आर्टिकल 368 को अनलिमिटेड बना दिया। तो हमारे को पहले प्रॉब्लम क्या थी? हम सोच रहे थे 368 की जो लिमिटेशन है ना, वो आर्टिकल 13 से हो जाएगी, तो आर्टिकल 13 लिमिट करके रखेगा 368 को, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी गलत है। आर्टिकल 368 को लिमिट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज डेमोक्रेसी में कुछ भी अनलिमिटेड नहीं होता। ओके, अनलिमिटेड हो गया तो वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। लेकिन ये लिमिटेशन 13 आर्टिकल नहीं करेगा, ये लिमिटेशन एक नया शेड्यूल करेगा, और वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहां लिखा हुआ है माय लॉर्ड? नो, कहां लिखा हुआ है? जस्टिस सीकरी से पूछा गया, चीफ जस्टिस सीकरी, माय लॉर्ड ये कहां लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन? तो उन्होंने बोला ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहीं लिखा नहीं है मेरे बच्चे। ओके, इट इज एन आइडिया। और ये आइडिया क्या है? इट इज द वेरी फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा मुझे समझाओ माय लॉर्ड, ये क्या है? सुनो मेरी बात। तो वो बोले कि सिद्धार्थ, अगर ये अनलिमिटेड होता ना आर्टिकल 368, अब तुमने बोल दिया यार आर्टिकल 368 अनलिमिटेड है, इस अनलिमिटेड को पकड़ के रखो, ये अनलिमिटेड है ना, तो अनलिमिटेड है तो कल तो ये वर्ड सॉवरेनिटी भी हटा सकता है। ओके, ये वर्ड रिपब्लिक भी हटा सकता है। कौन बोलता है कि इसको सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे रुकेगा? ये अनलिमिटेड चीज तो किसी को भी उखाड़ के फेंक देगी, तो कल रिपब्लिक भी चले जाएगा, कल डेमोक्रेसी को भी वर्ड हटाया जा सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और पूरा इंडिया जिस आइडिया पर बना है वो आइडिया ही खत्म हो जाएगा। मैंने बोला हाँ माय लॉर्ड, ऐसे तो नहीं अलाउड होना चाहिए। तो बोला कौन नहीं अलाउ करेगा? वो जो नहीं अलाउ करेगा वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने एक डॉक्ट्राइन दी है, दैट इज, ये आइडिया है। ये आइडिया क्या है? वो जो मेरे फाउंडिंग फादर्स के मन में था वो आइडिया है। दैट आइडिया इज कॉल्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। सो डियर आर्टिकल 368, तुम्हें लिमिटेड रहना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें लिमिट करने के लिए आर्टिकल 13 इनफ नहीं है। आर्टिकल 13 अनलिमिटेड नहीं है, और लिमिट नहीं हो सकता 13 से। आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकता है, इसमें कोई दुख नहीं है, ये ठीक है। लेकिन किसको नहीं चेंज कर सकता? तुम्हारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, तुम्हारे विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स को, द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं चेंज किया जा सकता। वो करोगे तो हम इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेंस केशवानंद भारती को बोलते हैं द बर्थ ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। सो माय फ्रेंड्स, तुमने नोटिस किया ओके, कितने इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट द फाइनल इंटरप्रिटेशन हमेशा सुप्रीम कोर्ट की होती है। ओके, सो इफ द फाइनल इंटरप्रिटेशन, देखो पहले कुछ और डिसाइड हो रहा था, ओके, आज कुछ और डिसाइड हो रहा है, लेकिन इन ऑल दीज केसेस व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, ओके, और व्हाट आई हैव गॉट टू नो इज दैट अल्टीमेटली इट इज द सुप्रीम कोर्ट हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट को यह काम होता है, इसलिए बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, एक यूएस सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट थी, ओके, मिस्टर जैक्सन की, हु वाज द जस्टिस ऑफ द, तो उन्होंने बोला था वी आर नॉट फाइनल बिकॉज वी आर इनफॉलिएबल। मतलब वी आर नॉट फाइनल बिकॉज हमसे गलती नहीं होती, वी आर नॉट फाइनल बिकॉज वी आर इनफॉलिएबल। वी आर इनफॉलिएबल मतलब हमारी गलती को बोलना ठीक नहीं है, बिकॉज वी आर फाइनल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इस बारे में सोचना, वी आर नॉट फाइनल बिकॉज वी आर इनफॉलिएबल, ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं होती, हमें ये आजादी है कि हम इस तरह का स्टेटमेंट है, बिकॉज वी आर द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था, बट ये करीब करीब सब सुप्रीम कोर्ट पे एप्लीकेबल होता है। दे आर द फाइनल इंटरप्रेटर्स। सो
व्हाट इज समरी? हमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ये एक डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। व्हाट डज दैट मीन? आर्टिकल 13 और 368 दो रेलवे ट्रैक्स की तरह एक दूसरे को, दो ट्रेन की तरह एक दूसरे को अटैक कर रही थी। ओके, तो 13 368 को और 368 13 को सब बैंग कर रहे थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनके बीच में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, कैसे इनके बीच में सेटल करके हमें एक लॉ बनाना पड़ेगा। ये डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन शंकरी प्रसाद में यूज हुआ था, लेकिन ये बहुत सारे केसेस में होता है जब तुम्हें नोटिस करोगे कि दो अलग अलग लॉज, दो अलग अलग रेलवे ट्रैक की तरह एक दूसरे को टकरा रहे थे। नाउ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज रिटन इन आर्टिकल 21, बट मैं आगे तुम्हें बताऊंगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज ऑल्सो नाउ फॉलोड। लेकिन अगर तुम्हें याद है AK गोपालन केस में ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें सीधा सीधा, AK गोपालन केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रिजेक्ट किया गया था। फिर आया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जो तुम्हें मालूम है केशवानंद भारती जजमेंट 1973 में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई होप तुम्हें ये सारे केसेस याद हो गए। राइट दिस, लुक एट द सीक्वेंस, बार बार ये वीडियो देखो, पिक्चर तुम्हें क्लियर हो जाएगी। मैंने इसके रीजंस भी तुम्हें बता दिए। ओके, आइदर वेज माय फ्रेंड्स, ये सारे केसेस या इस तरह के टॉपिक्स, दे डिजर्व टू बी ट्रीटेड एट लेंथ, दे डिजर्व टू बी ट्रीटेड स्लो एंड स्टडी विद योर डाउट्स। ओके, डाउट्स के साथ हैंडल करेंगे, ये कोर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा तुम्हारे साथ। आई वेलकम यू टू माई प्लस क्लोज। प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, दिस इज योर करियर, ये गया हुआ वक्त है, लौट के नहीं आएगा। डोंट अननेसेसरली ओवरथिंक, टेक योर डिसीजन। This is the 2-year course. You have a 1-year course also at 31,500. Please ले लो, installments भी available है, it's all possible. Please take it. Either way, if you enjoyed this video, please like, please share, please subscribe. Until next time, God bless. Thank you.